चलिए, तो सभी को गुड मॉर्निंग। और हम लोग शुरुआत करते हैं आज एक अफ्रीका महाद्वीप के ऐसे देश के बारे में जो कि वहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में देखा जाए तो सबसे डेवलप के रूप में आता है वो, या ये कह सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप का अगर सबसे विकसित देश है तो वो कौन सा है वो। तो क्या उत्तर बताएंगे आप लोग? साउथ है अफ्रीका है वो, ठीक। और इसी तरह से अगर दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे शिक्षित देश कौन है, एजुकेशन, है ना, कि एजुकेशन के रूप में अगर पूछा जाए कि सबसे शिक्षित देश कौन है, तो उत्तर क्या होगा आपका? दक्षिण रोडेशिया। क्या उत्तर होगा? दक्षिण रोडेशिया। दूसरा नाम क्या है इसका? दक्षिण रोडेशिया का दूसरा नाम जिम्बाब्वे, ठीक ना, जो कि एजुकेशन में सबसे ज्यादा है ये, ठीक। तो मानचित्र है जो आपके सामने ये दक्षिण अफ्रीका और उसके आसपास के जो देश हैं उन देशों की है ये, ठीक। तो हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका। इसकी अगर सीमाओं की बात करें हम लोग, सीमांकन की अगर इसके बारे में देखें हम लोग, तो एक देश है यहाँ पे, इसका नाम है मोजाम्बिक। इसके उत्तर में जो इसकी सीमा है इसके किसके साथ लग रही है? मोजाम्बिक के साथ लग रही है। और मोजाम्बिक की जो राजधानी बताई गई थी मापुतो, ठीक है। इसकी जो राजधानी बताई गई थी उसका क्या नाम है? मापुतो ये, ठीक। दूसरा अगर इसके मानचित्र में देखें मोजाम्बिक के बाद, तो यहां पे आपको मिलेगा जिम्बाब्वे। दूसरा है जिम्बाब्वे, आपको ये मोजाम्बिक के ठीक पश्चिम में आपको क्या मिलेगा? जिम्बाब्वे। और जिम्बाब्वे की राजधानी क्या हो जाएगी? हरारे, ठीक है। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे। इसके बाद नेक्स्ट देश देखेंगे हम लोग, जिम्बाब्वे से और थोड़ा सा पश्चिम में आते हैं, तो ये आपको मिलेगा बोत्सवाना। क्या मिला आपको? बोत्सवाना उसके ठीक पश्चिम में। और बोत्सवाना की जो राजधानी है वो क्या है? गैब्रोन। और बोत्सवाना के ठीक और पश्चिम में चलते हैं, यहां मिलेगा आपको नामीबिया। क्या मिला? नामीबिया, ठीक। और नामीबिया की राजधानी है विंडहोक। विंडहोक। तो इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका के अगर सीमाओं की बात करें तो उत्तर में इसके 4 देशों के साथ इसकी सीमा यहाँ पे लग रही है मुख्य रूप से भी, ठीक है। जो बड़े बड़े जो देश की अगर बात करें तो 4 देश हैं जो इसके साथ यानी
ये सीमा बना रहे हैं ये। तो एक है आपका मोजाम्बिक है, दूसरा है जिम्बाब्वे, और तीसरा है बोत्सवाना, और चौथा आपका नामीबिया। 4 देशों के साथ ये सीमाएं लग रही है। और इसके समीप अगर राजधानियों की बात करें तो एक राजधानी देखिए क्या है कि बोत्सवाना की राजधानी गैब्रोन इसके बिल्कुल निकट है ये, और दूसरा आपका है मोजाम्बिक, मोजाम्बिक की राजधानी है मापुतो, वो भी इसके निकट है ये। तो 4 देश आपके ये हो गए। और इसकी अगर सीमाओं की बात करें तो इसके पूरब के साथ देखा जाए तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, हिंद महासागर मिलता है। क्या मिलता है? इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन मिलता है ये। और इसका जो दक्षिणतम बिंदु की बात करें, क्वेश्चन आ चुका है इसमें भी कि दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम या अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो उत्तर क्या होगा? केप अगुलहास। क्या उत्तर होगा? केप अगुलहास इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु है ये। और यही जो है ये क्या करता है कि हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर की सीमा बना रहा है ये, है ना। 2 महासागरों के बीच का क्या करता है? ये सीमांकन का कार्य करेगा, जो कि एक तरफ अटलांटिक है और दूसरी तरफ क्या है? इंडियन ओशियन का ये है। इसके आंतरिक भाग में चले हम लोग तो 2 देश और आपको मिलेंगे आपको। एक है जो कि मोजाम्बिक और साउथ अफ्रीका की सीमा पर है ये। स्वाजीलैंड। स्वाजीलैंड। तो स्वाजीलैंड की अगर सीमाओं की बात करें तो 2 देशों के साथ सीमा बनाती है, एक मोजाम्बिक है और दूसरा क्या आपका है? दक्षिण अफ्रीका के साथ ये सीमा बना रही है। और राजधानी की बात करें तो राजधानी को हम लोग एक ट्रिक के द्वारा याद किए थे, इसी को MBA बने, ठीक, या इसी को मबाबा बने, ठीक ना, उससे किया गया था। तो एक और ट्रिक आपको मिल जाता है, MBA बने भी आ जाता है ये, ठीक। तो किसकी राजधानी है ये? स्वाजीलैंड की। और इसी की राजधानी है जो कि इसी का जो नाम है अप्रैल 2019 है ना, 2018 में इसका नाम परिवर्तन किया गया था, वो एस्वातिनी। इसका नाम अब परिवर्तन करके क्या रख दिया गया है? एस्वातिनी। तो स्वाजीलैंड नाम का देखा जाए वर्तमान में अब देश नहीं रहा, अब किस नाम से रह गया? वो एस्वातिनी, जो कि यहाँ के राजा थे मास्वातिनी, उसी के नाम पर ये किया गया है ये, ठीक। और थोड़ा सा इसके और हट करके देखा जाए तो एक देश और आपको मिलता है, लेसोथो। लेसोथो की बात करें तो चारों ओर से किससे घिरा हुआ आपका ये? दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ है ये। लेसोथो। और लेसोथो की राजधानी का नाम है मासेरू। राजधानी का नाम क्या है? मासेरू। 3 राजधानियां तो यहां पे आपको याद हो जाएगी है।
ठीक है ना, 10 राजधानी आपको, एक तो मोजाम्बिक की याद हो जानी चाहिए, मापुतो। दूसरा आपका है स्वाजीलैंड की राजधानी है, ये याद होने चाहिए, एमबीए बने, मावावा बने। और तीसरी आपकी है लेसोथो की राजधानी याद हो जानी चाहिए, मासेरो। जिम्बाब्वे भी है, कोई ज़्यादा उतना वो नहीं है आपका, आसानी से भी आपको याद हो जाएगा। जिम्बाब्वे हरारे। हरारे का मतलब क्या है कि जिम्बाब्वे और भारत का एक बार मैच हुआ था और सचिन तेंदुलकर के साथ इसके साथ काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट का जो कारण था वो ना, जो एक बॉलर था वहाँ का और उसने सचिन तेंदुलकर को पहले ही बॉल पे जो आउट किया था वो, ठीक, और उसको इस तरह से रिएक्ट किया गया था। और बाद में बताया जाता है कि जब सचिन दोबारा आया खेलने तो जिम्बाब्वे को इतनी बुरी तरह से हराया कि उसी का नाम ही क्या हो जाएगा, हरारे। तो जिम्बाब्वे भी आपको आसानी से याद हो जाना चाहिए, हरारे। ठीक, नामीबिया की बात करें तो नामीबिया की राजधानी भी अच्छी है, ठीक ठाक है, इसको भी याद कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी दिक्कत याद हो जाएगी। कैसे याद करना है कि नामीबिया में देखा जाए तो आपका एक मरुस्थल है, आपका वो नाबीब मरुस्थल। कौन सा है, नाबीब मरुस्थल। और इस मरुस्थलीय क्षेत्र में इतनी तेज हवाएं, विंड चलती है, तो उसकी राजधानी क्या हो जाती है, विंडहॉक। विंडहॉक, ठीक है ना, उसकी राजधानी क्या हो जाती है, विंडहॉक को पड़ जाती है। तो विंड से विंडहॉक यानी आसानी से भी याद हो जाएगी ये। और बोत्सवाना की राजधानी ग्रेबोन, और गैब्रोन नाम से ही देखा जाए तो गैबोन से ही रिलेटेड आपका एक देश अभी आगे इसी का एक पड़ता है जो कि इक्वेटर रेखा से होकर के गुजरती है, तो इस नाम से एक देश भी इसी से मिलता जुलता आपको ये याद हो जाएगा ये। ठीक, तो कुल मिलाकर के इसके आसपास की जो सीमांकन है आसानी से आपको ये याद हो जाना चाहिए। ठीक, अब इसके अगर राज्यों की बात करें कि दक्षिण अफ्रीका में कुल कितने राज्य हैं, तो इसके जो मुख्य राज्य हैं यहाँ पे 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया है, इसके राज्यों को। ठीक है ना, तो हेडिंग डालते हैं इसके प्रमुख है राज्यों की बात करते हैं। इसको इतना लिखवा देते हैं पहले, ठीक है। हाँ चलिए लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। अब इसके देखिए सामान्य परिचय के बाद अब आगे इसके बाद हम लोग देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के राज्यों के बारे में देखते हैं। तो आगे हेडिंग डालेंगे दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख राज्य। दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख राज्य, और इन्हीं राज्यों को 4 उपभागों में डिवाइड कर देते हैं हम लोग। इसको हम लोग कितने भागों में डिवाइड कर लेंगे, 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं। एक है आपका केप ऑफ गुड होप, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा प्रांत है ये, केप ऑफ गुड होप। तो यहाँ का जो सबसे बड़ा प्रांत है वो कौन सा है, केप ऑफ गुड होप। इसी को कई शाखाओं में बांटा गया है, जैसे पूर्वी केप ऑफ गुड होप, पश्चिमी केप ऑफ गुड होप, उत्तरी केप ऑफ गुड होप। तो इतना बड़ा ये राज्य है, इसको कई उपशाखाओं में फिर डिवाइड कर दिया जाता है ये। तो इसका देखिए कि पर्वत है ड्रैकेनबर्ग पर्वत, ड्रैकेनबर्ग है पर्वत, इस तरह से इसके साउथ में पे विस्तृत है ये। और इसका जो ये पूर्वी वाला जो पूरा क्षेत्र आता है ये इसी के अंतर, पश्चिम वाला इसी के अंतर्गत आएगा आपका पूरा का पूरा ये। टोटल का टोटल वो इसके अंतर्गत आपका ये आता है।
शामिल किया गया है। तो इसका जो पश्चिम वाला जो पूरा का पूरा हिस्सा है ये किसके अंतर्गत है? केप ऑफ गुड होप के अंतर्गत आपका ये शामिल है। ये ऐसे प्रांत की कई विशेषताएं हैं। ये पहली देखिए विशेषता क्या है कि यहाँ का सबसे बड़ा प्रांत है। ये यहाँ का कैसा है? सबसे बड़ा प्रांत है। दूसरी विशेषता देखिए क्या है कि इसी प्रांत में इसी की राजधानी स्थित है, केप टाउन। केप टाउन है ना। किस प्रकार की राजधानी है? तो उत्तर क्या होगा? ये वैधानिक राजधानी है। वैधानिक राजधानी इसकी स्थिति है। अब जो देखिए वैधानिक राजधानी इसकी जो बनाई गई है, मतलब यहाँ पर क्या है? विधियों का निर्माण करना है केवल, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है? विधियों का निर्माण करने से कोरिलेटेड है। मतलब क्या होगा कि जैसे अपने यहाँ सांसद की बात करें, संसद, तो संसद यानी इसका यहाँ पे आपका स्थापित किया गया है केप टाउन में। यहाँ पे जो क्लाइमेट पाई जाती है ये एक विशेष प्रकार की है। वो किस प्रकार की क्लाइमेट है? तो उत्तर क्या होगा आपका? ये भूमध्य सागरीय जलवायु। क्वेश्चन आ चुका है इस पे। ये यहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु देखने को मिलती है। अब देखिए जो भूमध्य सागरीय जो जलवायु होगी, वर्षा कब होती है? शीत ऋतु में। और जो ग्रीष्म ऋतु कैसा होता है? वो आपका शुष्क रहेगा। शुष्क ग्रीष्म। और इसी को जो कोपेन ने जो प्रदर्शित किया था वो किस अक्षर से है? सी एस, कैपिटल एस और कैपिटल सी, और एस कैसा रहेगा आपका? छोटा अक्षर, ठीक। तो ये तो इसकी मूल विशेषताएं हो जाती है ये, ठीक। और दक्षिण अफ्रीका से जो आपके एक रेखा गुजर रही है, मकर रेखा। कौन सी रेखा गुजरती है? मकर रेखा गुजरती है ये। अब बात आती है कि यहाँ पे जो आपके है मकर रेखा पर शीत जलवायु कब होती है? शीत ऋतु कब होगी? ये भूमध्य रेखा हो गया, ये मकर रेखा हो गया, और ये आपका एक कर्क रेखा हो गया। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ। तो यहाँ पे जो आपके पूछा गया है कि मकर रेखा पर शीत ऋतु कब पाई जाएगी? तो उत्तर क्या होगा? जून के महीने में पाई जाती है ये, है ना। जून के महीने में यहाँ पर क्या होगा? शीत ऋतु। अब देखिए जब ये सारी चीजें आपको पता रहेगा तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि यहाँ पर जो भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है वो किस ऋतु में पाई जाए, किस महीने में पाई जाएगी। तो आसानी से आप ये बता सकते हैं कि कब यानी देखने को मिलेगी। तो उत्तर क्या होगा आपका? ये जून जुलाई के महीने में ही देखने को मिलती है यहाँ पे। यानी जब सूर्य की किरणें कहाँ पे चमक रही हो? कर्क रेखा पर चमक रही हो। हवाएं देखिए यहाँ पे कैसे चल रही होंगी अगर देखा जाए तो इधर जो हवा है आपका ये चल रही है, जिसे यानी व्यापारिक हवाएं कहते हैं, ठीक। यहाँ पे हवाएं इस तरह से चल रही है। और मकर रेखा के अगर साउथ की बात करें जहाँ पे 30 और 35 पाया जाएगा वो, ठीक, तो वहाँ पे आपके हवाएं क्या होगी आपकी? ये यानी देखने को मिल रही है पछुआ हवा जिसे कहते हैं ये, ठीक ना। इसके है
पछुआ हवाएं देखने को मिलती है। तो ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है ये। लेकिन ये कब की बात है? जब यानी विषु का समय होता है। कब की बात है? जब ये विषु की बात है ये, यानी जब सूर्य की किरणें कहाँ पे चमक रही हो? भूमध्य रेखा पर चमक रही है। लेकिन अब इसी कंडीशन को अगर देखें तो कुछ आपका ऐसे नजर आएगा जून के महीने में। ये भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, और ये क्या हो गई? मकर रेखा हो गई है। तो अब देखिए जो हवाएं ये चल रही थी, तो जून का जब महीना आया 21 जून, तो ITC-JD जो आपका यहाँ पे 10 डिग्री पर बन रहा था, अब ये खिसक कर कहाँ चला जाएगा? और उत्तर की ओर चला जाएगा। यानी ITC-Z आपका जो बनेगा, कहाँ बनेगा? ये कर्क रेखा के थोड़ा निकट बनता है, 20 से 25 के आसपास चला जाता है ये, ठीक ना? 20 से 25 के आसपास या 15 से 20 के पास आसपास चला जाएगा ये। अब जो ITC-Z आपका जो बना यहाँ पे, जिसे यानी हम लोग नाम दिए थे साहिल क्षेत्र, जिसे क्या नाम दिया गया था? साहिल क्षेत्र कहा गया था। तो ITC-Z जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र बन रहा था वो कहाँ चला गया? आए साहिल क्षेत्र की तरफ चला गया। और यहाँ पे जो 30-35 वाला जो अक्षांश था, जो हाई प्रेशर की बेल्ट थी, वो भी खिसक करके कहाँ चली गई? वो उत्तर की ओर चली गई, यानी भूमध्य रेखा के आसपास शिफ्ट हो गई, 10 से 15 के आसपास। यानी जो ये वाला जो क्षेत्र था, ये आपका यहाँ पे आपका ये बन गया हाई प्रेशर बेल्ट बन गया, ये हाई प्रेशर बेल्ट बन गया। अब देखिए जो हवाएं चलनी चाहिए, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगे, हाई प्रेशर से लो, फेरल का नियम का अनुसरण करेगी। और यही हवाएं जो होंगी उस दक्षिणी गोलार्ध में किधर मुड़ जाती है? बाईं ओर मुड़ जाएगी। किधर मुड़ जाएगी? बाईं ओर मुड़ जाएगी। तो इस तरह से हवाएं चल रही थी, तो इसका राइट हैंड साइड ये हो गया, लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया, तो बाईं का मतलब है इधर ऐसे हो गया। तो मतलब ये हवाओं की दिशा क्या हो जाएगी? ये हो गई आपकी, ये हवाओं की दिशा क्या हो गई? ये हो गई है, ठीक। वैसे ही उत्तरी में दाहिनी नहीं, उत्तरी में दाहिनी ओर, हाँ, और दक्षिणी में क्या होता है? बाईं ओर मुड़ती है ये, ठीक। तो हवाओं की दिशा यानी ये होगी ये, ठीक। और यही आपकी देखिए इसी कहा जाता है पछुआ हवाएं कहते हैं, इसी में इसे क्या कहते हैं? पछुआ हवाएं। मतलब क्या है कि पहले जो पछुआ हवाएं थी दक्षिण अफ्रीका में बहुत लिमिट क्षेत्र पर चल रही थी। देखिए अगर केप टाउन की इसी लोकेशन देखिएगा तो कितने अक्षांश पर है ये आपका? ये 35 के आसपास ही आपका, ये 35 के आसपास। यानी विषु के समय यही देखा जाए तो बिल्कुल दक्षिण में चल रही थी पछुआ हवाएं, बहुत नाम मात्र की होती। लेकिन जब देखिए पेटियों का जब खिसकाव हुआ तो ये बेल्ट यानी खिसक गई उत्तर की ओर, है ना? जो हाई प्रेशर की बेल्ट थी वो भूमध्य रेखा के आसपास जाकर के शिफ्ट हो गई, और ये पछुआ हवाओं का क्षेत्र था ये विस्तृत हो गया ये। और जब विस्तृत हो गया तो जून का महीना है, और जून के महीने में यहाँ पे कौन सी ऋतु पड़ रही है? शीत ऋतु पड़ रही है। कौन सी ऋतु है? शीत ऋतु। और यहाँ से आर्द्रता ग्रहण करेगी, और आर्द्रता ग्रहण करके इस एरिया में हवाएं जब ये प्रवाहित हुई, है ना, तो जैसे जैसे यहाँ से उत्तर की ओर जाती है, पूरब की ओर जाती है, लैंड कैसा है आपका? ऊंचा होता चला जाता है। और इसका परिणाम क्या होगा? यहाँ के तटीय क्षेत्र में यहाँ पर ये वर्षा करना शुरू कर देती है ये। तो इस प्रकार एक चीज यहाँ पे क्लियर हो गया कि जून के महीने में यहाँ पर क्यों वर्षा हो रही है, ये जून के महीने में क्यों वर्षा हो रही है। तो देखिए परिणाम क्या हुआ इससे कि पश्चिमी तट पर वर्षा होगी, और जैसे जैसे हवाएं पश्चिम से पूरब की ओर जाएगी, जैसे जैसे हवाएं पश्चिम से
पूरब की ओर जाती है वर्षा की मात्रा कम होती चली जाती है। क्यों कम होती चली जाती है? क्योंकि तट से दूरी बढ़ती चली जाएगी, वो तट से दूरी बढ़ती चली जाएगी। यही कॉन्सेप्ट हर जगह पर इसको अप्लाई करना हो, चाहे आपका ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है कि ऑस्ट्रेलिया में भूमध्य सागरीय जलवायु कैसे पाई जाती है, इस कॉन्सेप्ट को लागू कर दीजिएगा। या ये कह सकते हैं कि चिली में जो आपका जो है ना, चिली की राजधानी सेंटियागो में जो आपकी भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, वहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट आपका ये लागू हो सकता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि दक्षिणी गोलार्ध में हाई लैटिट्यूड पर किस प्रकार यानी वर्षा होती है, और वर्षा कब हो रही है? शीत ऋतु में हो रही है। उसका कारण आपका यही है कि पेटियों का खिसकाव, यही पेटियां खिसक करके उत्तर की ओर चली जाती है, और जिसकी वजह से जो पछुआ हवाएं जो होती है उसका क्षेत्र विस्तृत हो जाता है और समुद्र से आर्द्रता ग्रहण करके और पश्चिमी तट पर क्या करती है? वो वर्षा कर देती है। लेकिन पूर्वी तट क्या हो जाता है? उसका सूखा रहता है। वो पूर्वी तट क्या रहेगा? आपका सूखा रहेगा। ठीक, तो इस तरह से देखिए ये आपकी जलवायु से रिलेटेड आपका भूमध्य सागरीय जलवायु पाई गई और वहाँ की विशेषताएं। और जब इस प्रकार की क्लाइमेट पाई जाएगी तो इस प्रकार के क्लाइमेट में खट्टे रसेदार फल काफी ज्यादा यानी पाए जाते हैं, है ना। जैसे अनानास हो गया आपका, ठीक, मौसमी हो गया, अंगूर की खेती हो गया, ये सब ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक, पूर्वी वाला क्षेत्र देखें, ये जहां पे आपको ये बताया गया कि ड्रैकनबर्ग पर्वत, तो ड्रैकनबर्ग पर्वत का ये वाला जो क्षेत्र होता है ये कैसा होता है आपका? ये सूखा रह जाता है। ये कैसा रह जाता है? सूखा। और जब यहाँ पे सूखा रह जाता है तो यहाँ पे जो जलवायु पाई जाती है उसे कहा जाता है चीन तुल्य जलवायु कहते हैं। उसे क्या नाम दिया जाता है? चीन तुल्य जलवायु कहते हैं। अब देखिए चीन तुल्य जलवायु की विशेषताएं क्या होती है कि जो वर्षा होती है वो ग्रीष्म ऋतु में होती है। वर्षा कब होती है? ग्रीष्म में होगी। और शीत ऋतु कैसी होती है? शुष्क होती है। तो यहां से देखिए एक चीज आपको क्लियर हो गया कि जो जून का महीना होता है जो शीत ऋतु होती है, तो शीत ऋतु में वर्षा कहां पे हो रही? पश्चिमी तट पर हो रही, ना कि पूर्वी तट पे हो रही है। तो ये भी आपका क्लियर हो रहा है कि शीत ऋतु कैसी हो रही है? शुष्क हो जा रही है। तो इस प्रकार यहाँ पे आपकी जो जलवायु पाई जाती है चीन तुल्य जलवायु पाई जाती है। ये क्लियर हुआ कि नहीं? ये पॉइंट भूमध्य सागरीय जलवायु क्या कारण है कि पश्चिमी भाग में पाई जा रही है, वर्षा क्यों है शीत ऋतु में, वहां पर होती क्यों है, ये है ना। तो यहां से एक चीज हम लोगों ने ये सीखने का प्रयास किया। यही जो कॉन्सेप्ट है हर जगह पे हम लोग क्लाइमेट में ले जाकर इसको शिफ्ट कर देते हैं, और इसी से रिलेटेड जो टॉपिक पढ़ा जाता है शिफ्टिंग ऑफ द बेल्ट, है ना, शिफ्टिंग ऑफ द बेल्ट। ठीक, तो इतना पॉइंट इसको पहले नोट कर लेते, इसको बंद कर लीजिएगा। तो यहां से देखिए एक चीज हम लोगों को क्लियर हो गया कि भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रांत के पश्चिमी तट पर पाई जा रही है, लेकिन पूर्वी तट पर कौन सी जलवायु पाई जाती है? चीन तुल्य जलवायु प्रदेश पाई जा रही है वो, ठीक है ना। चीन तुल्य जलवायु प्रदेश की विशेषता देखिए क्या बताई गई है कि जो वर्षा होती है वो ग्रीष्म ऋतु में होती है। वो वर्षा कब होगी? ग्रीष्म ऋतु में। या अगर महीनों की बात करें कि यहाँ पे जो ग्रीष्म महीना जो होगा वो कब होता है? ग्रीष्म में महीना कब होगा? जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर चमक रही है। यही तो बात आएगी, जब सूर्य की किरणें कहाँ चमक रही हो? मकर रेखा पर चमक रही है। मतलब यहाँ पे जो ग्रीष्म ऋतु होती है वो कब होता आपका? दिसंबर माह में आएगा वो, ठीक है। वो क्या होगा? दिसंबर माह में जाएगा। यानी अपनी जो भारत की कंडीशन है उसी का जस्ट उल्टा कर दीजिएगा सारा चीज, ठीक है। अब जब देखिए दिसंबर की माह की बात करें हम लोग तो इसको भी समझ लेते हैं एक मैप के द्वारा कि
ये अफ्रीका का मैप हो गया। और यहाँ पे ये भूमध्य रेखा, और ये हो गया मकर रेखा। बात कब हो रही है? दिसंबर में है 22 दिसंबर, और 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें कहाँ चमक रही है? मकर रेखा पर चमक रही है। अब इसका परिणाम क्या होगा कि जितनी भी जो बेल्ट होगी वो खिसक कर किधर हो जाएगी? दक्षिण की ओर आ जाएगी वो, है ना। वो बेल्ट किधर आएगी? दक्षिण की ओर खिसक के आ जाएगी। मतलब जो ITCZ आपका भूमध्य रेखा पर बनता था, अब वो खिसक करके कहाँ आ जाएगी? इसके कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। यानी ये वाला आपका ITCZ बनेगा, या ये कह सकते हैं ये आपका ये कैसा बना? ये लो प्रेशर बेल्ट बन गया, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बन जाएगा आपका ये। और जो हाई प्रेशर था आपका, इसके जो केप के बिल्कुल दक्षिण में बन रहा था वो, अब वो खिसक करके कहाँ चला जाएगा? वो हिंद महासागर के अंदर चला, नीचे चला जाएगा ये। यानी आपका हाई प्रेशर आपका ये बन जाएगा, यहाँ पे हाई प्रेशर ये बना। और जो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं जो थी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चल रही थी, वो हवाओं का रुख कुछ इस तरह से हो जाएगा। हवाओं का रुख क्या होगा? कुछ इस तरह से हो जाएगा। और दक्षिणी गोलार्ध में जो हवाएं होंगी, इसका राइट हैंड साइड आपका ये, और लेफ्ट हैंड साइड ये। तो दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं किधर मुड़ जाएंगी? लेफ्ट हैंड साइड मुड़ जाएगी ये। यानी इस हवाओं का रुख कुछ ऐसा हो जाएगा ये। कब की बात आ रही है? दिसंबर माह की बात आ रही है। कब की है? दिसंबर जनवरी की बात है। और दिसंबर जनवरी पर यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल वही कंडीशन होगा जो हमारे यहाँ जून का यानी कंडीशन होता है, प्रचंड गर्मी पड़ना, प्रचंड गर्मी पड़ना। अब ये जो हवाएं होंगी हिंद महासागर से क्या करेंगे? आर्द्रता ग्रहण करेंगे, है ना। यहां से आर्द्रता ग्रहण की ऐसे ये, और जब ये आर्द्रता ग्रहण की, यहीं पे ड्रैकनबर्ग पर्वत, और ड्रैकनबर्ग पर्वत से टकराकर इस क्षेत्र में क्या होगा? भारी वर्षा करेगी ये। क्या करेगी? भारी वर्षा करेगी। और वर्षा कब हो रही है? ग्रीष्म ऋतु में हो रही है। कब हो रही है? ग्रीष्म ऋतु। और इसी को जो नाम दिया गया था चीन तुल्य जलवायु प्रदेश नाम दिया गया था। इसी को चीन तुल्य जलवायु प्रदेश नाम दिया गया था। इसका जो मध्य वाला क्षेत्र है ये, जहां पे कालाहारी मरुस्थल, अब जब ये हवाएं इससे टकरा के वर्षा की आगे की ओर बढ़ी, तो कुछ छिटपुट वर्षा यहां पर हल्का फुल्का करेगी, क्योंकि आर्द्रता जो रहेगी थोड़ी बहुत, तो वो क्या होगा? यहाँ पे ये वाला तो आपका जो एरिया होगा ये कैसा हो जाएगा? आपका लीवार्ड वाला हो जाएगा। कैसा होगा? सूखा। यानी ड्रैकनबर्ग पर्वत का जो पूर्वी ढाल होगा वर्षा ज्यादा होगा, लेकिन जो पश्चिमी ढाल होगा वो कैसा होगा? शुष्क रहेगा। क्यों शुष्क रहेगा? लीवार्ड के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन जब हवाएं इसको पार करके जब आगे की ओर गई, तो थोड़ी बहुत वर्षा क्या इसके मरुस्थलीय क्षेत्रों में कर देती है, थोड़ी बहुत वर्षा यहाँ पे। और मरुस्थलीय क्षेत्र में कैसा मरुस्थल आपका? ये उष्ण मरुस्थल है। ये कैसा है? ये उष्ण मरुस्थल है। और जब यहाँ पे थोड़ी बहुत वर्षा कर देती है, तो यहीं पर देखिए मरुस्थलीय क्षेत्र के जलवायु को यहाँ पे दो भागों में बांटा गया है। एक है शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, और एक है स्टेपी या आर्द्र जलवायु कहा गया है इसी को। तो इसीलिए कहा गया है कि इसके कालाहारी का जो ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कैसी है? स्टेपी प्रकार की जलवायु देखने को मिल रही है।
अर्ध शुष्क भी कह सकते हो, स्टेपी को ही इसी को अर्ध शुष्क भी कहते हैं, स्टेपी को ही अर्ध शुष्क, ठीक है ना। या ये कह सकते हैं नकली स्थान वाला एरिया जो है ना, यानी यहाँ पर क्या है, थोड़ी बहुत आपको जल की उपलब्धता मिल जाएगी, थोड़ा बहुत यहाँ का जो क्षेत्र रहेगा कि आपका हरा भरा रहेगा ये, ठीक। अब कोपेन की बात करें हम लोग, तो कोपेन ने जो इसको जो डिनोट किया था CS के द्वारा डिनोट किया था, और इसको जो डिनोट किया है वो CW के द्वारा डिनोट किया है। स्टेपी की बात करें, है ना, तो यहां पे देखिए जो मरुस्थलीय क्षेत्र की जो जलवायु थी इसकी, बी पहला अक्षर लेते हैं हम लोग, तो बी का मतलब देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि मरुस्थल क्षेत्र है आपका ये, बी कैसा है, मरुस्थल क्षेत्र है ये। फिर इसके बाद इसी बी को दो उपवर्गों में डिवाइड किया गया था, है ना, एक होता है जो शीत और एक होता है जो कि उष्ण, है ना, एक होता है जो कि शीत यानी ठंडे मरुस्थल, और एक होता है जो कि गर्म मरुस्थल, ठीक। जो ठंडे मरुस्थल थे उसको क्या नाम दिया था इन्होंने, के दिया गया था, और जो गर्म होते उसको यानी H दिया गया था, यानी इसी को दो भागों में डिवाइड कर दिया। तो यानी यहां पर जो हम लोग बात करेंगे के को छोड़ देंगे, यानी इसकी बात करेंगे, इसकी, ठीक है ना, के को छोड़ देंगे, इसकी बात करेंगे। अब इसमें दो प्रकार के आ जाएंगे, एक होगा जो बिल्कुल शुष्क होगा और एक होगा जो कि अर्ध शुष्क होगा, शुष्क और दूसरा क्या होगा, अर्ध शुष्क। सब जगह पे यही अप्लाई करिएगा इसको पूरा। शुष्क का मतलब क्या था यहाँ पे कि कैपिटल W, और अर्ध शुष्क का मतलब क्या था, कैपिटल S, इसका मतलब कैपिटल S था ये। या अब इन्हीं अक्षरों को एक साथ कर दिएगा, तो यानी इस तरह से, यानी यहाँ के जलवायु को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, एक है BWH और दूसरा क्या हो जाएगा BSH। खूब आता है क्वेश्चन, पीजीटी में भी ये क्वेश्चन आ चुका था, है ना, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जो क्वेश्चन जो पूछा भी गया था तो इस हिसाब से वो गलत दिया गया था उसमें, है ना, लेकिन बच्चों ने सही कर दिया था कि समझ गए थे वो, है ना, और आंसर भी सही मान लिया गया था। तो इस बार पीजीटी में हुआ था कि जिस क्वेश्चन को हटाना चाहिए उसको तो उन्होंने हटाया ही नहीं, है, जो बिल्कुल गलत था आपका उसको हटाया ही नहीं, ठीक, और जो सही था, है ना, उसको यानी बिल्कुल ऐसा कर दिया गया है। तो ऐसा यानी काफी ज्यादा ये घालमेल हुआ था ये सब चीजें। ये जो स्टेपी वाली होती है यही आपका ये स्टेपी। तो इस तरह से कालाहारी का जो ये वाला जो पोर्शन होगा जो कि इसके बिल्कुल थोड़ा सा निकट जाएगा ये, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि स्टेपी प्रकार की। और थोड़ा सा उत्तर की ओर जाएंगे जैसे कालाहारी के उधर, तो वहां पर क्या मिलेगा आपको कि BWH शुष्क प्रकार की, मरुस्थलीय शुष्क प्रकार की जलवायु देखने को मिलेगी। यहाँ वाले जो क्षेत्र होंगे थोड़े बहुत संपन्न होंगे क्योंकि हरा भरा, लेकिन जैसे जैसे उत्तर की तरफ जाएंगे वहां पर क्या विभिन्नता बढ़ती चली जाएगी ये, ठीक। तो यानी यहाँ के जलवायु से रिलेटेड। अब यहाँ पे देखिए जो एक मैदान पाया जाता है, क्वेश्चन को पूछा जाता है कि घास के मैदान, है ना, घास के मैदान। घास के मैदान जैसे मरुस्थल होते हैं दो भागों में डिवाइड किया गया है, घास के मैदानों को भी दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक है जो कि उष्णकटिबंधीय मैदान और दूसरा क्या आपका है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, ठीक। जो उष्णकटिबंधीय मैदान होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, आपके कर्क रेखा और भूमध्य रेखाओं के बीच में पाए जाते हैं, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच। जैसे सवाना, यहाँ पे जैसे सवाना यानी कैसा आपका उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। जो साहिल वाला जो क्षेत्र था वो आपका सवाना घास का ही मैदान था वो, ठीक है। जो कि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि मरुस्थलीकरण होता चला जा रहा है। क्यों होता चला जा रहा है
चारावाह की वजह से हो रहा है। ठीक। इसके बाद मकर रेखा से दक्षिण की ओर जाए तो वहां पे आपको कैसा मिलेगा? आपको शीत घास के मैदान या शीतोष्ण घास के मैदान देखने को मिलता है। अब खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका में जो पाए जाने वाला शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर क्या होगा उसका? वेल्ड के नाम से जाना जाता है। वो किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर क्या होगा? वेल्ड। अब इसी बेल्ट पर यहाँ के घास के मैदानों को कई भागों में डिवाइड किया गया है। जो सबसे ऊंचाई पर है, जो सबसे ऊंचाई पर, अर्थात ये कह सकते हैं कि जिनका विस्तार ड्रैकनबर्ग पर्वत के आसपास पाया जाता है उसको हाई वेल्ड कहा जाता है। उसे क्या नाम दिया गया है? हाई वेल्ड कहा गया है उसे। हाई वेल्ड। इसी प्रकार जो है ज्यादा ऊंचाई ना हो, मध्यम हो, उसे नाम दिया गया है मिडल वेल्ड, है ना? उसे क्या नाम दिया गया है? मिडिल वेल्ड। मिडिल वेल्ड। और जो निम्न है ना, कम ऊंचाई पर है, उसे क्या नाम दिया गया है? लो वेल्ड नाम दिया गया। तो 3 उपभागों में यहां पे इसको घास के मैदानों को डिवाइड किया गया है। लो वेल्ड, तो 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। यही जो वेल्ड का जो मैदान होते हैं, यहां पर क्या होता है? गेहूं की खेती ज्यादातर की जाती है। ये ठीक है, किसकी खेती करते हैं? गेहूं की खेती ज्यादातर करते हैं। अब बात आती है यहाँ पे जो गेहूं की खेती होगी कब करेंगे? तो उत्तर क्या होगा? शीतकाल में। शीतकाल बोले तो कौन सा महीना हो जाएगा आपका? वो जून का महीना हो जाएगा आपका, है ना? तो यहाँ पे जो गेहूं बोया जाता है वो जून के महीने में बोया जाता है। ये क्यों बोया जाता है वो कारण भी देख लिए। क्योंकि गेहूं को बोते समय देखा जाए तो आपका क्या होगा कि शुरुआती दौर में उसको यानी आर्द्रता की जरूरत पड़ती है, और जब कटाई का समय होता तो उसको शुष्कता की जरूरत होती है। वो है ना, उसको क्या होगा? शुष्कता की जरूरत होती है वो। ठीक। तो इसका नेचर भी इस तरह से ऐसा है ना? क्यों? क्योंकि जब कटाई होगी तो कटाई में क्या होगा कि उसको पकने के लिए अधिक तापमान की जरूरत पड़ती है। वो गेहूं को पकने में अधिक तापमान की जरूरत है। धान का जस्ट इसका उल्टा होता है ना? धान को पकने में ज्यादा तापमान की जरूरत नहीं होती, कम तापमान चाहिए। ज्यादा तापमान अगर मिला तो क्या होगा? वो नष्ट हो जाती है, फसल बर्बाद हो जाती है ना? तो इस तरह से जो ये क्लाइमेट होती है, जलवायु, इसी पर हम लोगों का एग्रीकल्चर पूरा का पूरा निर्भर करता है ये। ठीक, चलिए इसको नोट कर लेते हैं इसको। इसके पश्चात जो सबसे उत्तरी भाग में देखें हम लोग केप ऑफ गुड होप प्रांत, और उसी के ठीक दक्षिण या पश्चिम में दूसरा जो प्रांत आपको दिखाई देता है नटाल प्रांत। तो दूसरा जो मुख्य रूप से है ड्रैकनबर्ग पर्वत, और ड्रैकनबर्ग पर्वत के ठीक पूर्वी वाला जो हिस्सा है उस क्षेत्र में हम लोगों को नटाल प्रांत का विस्तार दिखाई देता है, या ये कह सकते हैं नटाल प्रांत का विस्तार ड्रैकनबर्ग पर्वत के ठीक पूर्वी क्षेत्र में विस्तृत है। इस क्षेत्र में निम्न विशेषताएं देखने को मिलती हैं। सबसे जो मुख्य रूप से है, यहाँ पे बंदरगाहों का विकास किया गया है, क्योंकि यहाँ पे तटीय क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, और इन्हीं बंदरगाहों को यहाँ पे 3 उपवर्गों में विभाजित करते हैं। सबसे उत्तर में है जो उसका नाम है डरबन बंदरगाह। ये नटाल प्रांत के बिल्कुल उत्तरी क्षेत्र में
विस्तृत है। डरबन के ठीक दक्षिण में है ईस्ट लंदन बंदरगाह, और उसके दक्षिण में तीसरा जो बंदरगाह है उसका नाम है पोर्ट एलिजाबेथ। डरबन बंदरगाह का पूरा विस्तार इसके नटाल प्रांत में पूर्णता है ये, जहाँ पर मानसूनी जलवायु के लक्षण दिखाई देते हैं, और नटाल के दक्षिणी भाग में यहाँ चीन तुल्य जलवायु प्रदेश देखने को मिलता है। तो इस प्रकार इस क्षेत्र की जो मूल विशेषताएं हैं डरबन का, और उसके ठीक साउथ में ईस्ट लंदन और पोर्ट एलिजाबेथ, यहाँ से भारी मात्रा में वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। जैसा कि नटाल प्रांत में सबसे ज़्यादा मात्रा में चावल का उत्पादन और गन्ने का उत्पादन मूल रूप से होता है। इसको मानचित्र भी देखते हैं हम लोग कि डरबन बंदरगाह, और डरबन के ठीक नीचे या साउथ में है दूसरा आपका ईस्ट लंदन बंदरगाह। ईस्ट लंदन के और दक्षिण में चलते हैं तो पोर्ट एलिजाबेथ बंदरगाह। डरबन बंदरगाह में जहाँ पर मानसूनी और चीन तुल्य जलवायु दोनों का स्वरूप है, वहीं पर एक इसके दक्षिण में बच्चों उसका संक्रमण क्षेत्र नजर आएगा। तो चीन तुल्य जलवायु प्रदेश इसके दक्षिण में, और जैसे उत्तर में जाते हैं मानसूनी जलवायु प्रदेश, और दोनों का जो संक्रमण क्षेत्र है वहाँ पर हम लोगों को दो प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। डरबन के ठीक साउथ वाला जो पोर्शन है मानसूनी जलवायु प्रदेश, मानसूनी जलवायु प्रदेश का लक्षण है, और साउथ में चीन तुल्य जलवायु प्रदेश, इसका जो साउथ वाला जो पोर्शन है जैसे जाते हैं चीन तुल्य जलवायु प्रदेश, जहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है, और यहाँ पे एक संक्रमण क्षेत्र मिलता है जो कि नटाल का दक्षिण वाला पार्ट है। ये नटाल के दक्षिण वाले पार्ट में वहाँ पे चीन तुल्य जलवायु प्रदेश और मानसूनी दोनों का संक्रमण क्षेत्र आपको नजर आएगा। किसका किसका आता है? नंबर 1 आपका मानसूनी जलवायु प्रदेश, इसका भी लक्षण नजर आएगा, और प्लस में दूसरा जो है चीन तुल्य जलवायु प्रदेश, इसका भी लक्षण दिखाई देता है। ये जो क्षेत्र होते हैं चीनी और चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, या ये कह सकते हैं कि डरबन बंदरगाह से भारी मात्रा में चीनी का और चावल का निर्यात किया जाता है। तो इस प्रकार बच्चों इसकी अर्थव्यवस्था जो है यहाँ पे वस्तुओं के निर्यात पर आधारित है। लोग यहाँ पर आकर के रुकते भी हैं, और इस वजह से ये क्षेत्र है किराए के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और इसकी तुलना हम लोग फ्लोरिडा के जलवायु क्षेत्र से भी कर सकते हैं। फ्लोरिडा जो कि यूएसए में आपका है, और ठीक बिल्कुल यही जलवायु इस क्षेत्र में भी आपको नज़र आती है। तो यहाँ से एक चीज़ निष्कर्ष में आता है कि यहाँ पर यूएसए का जो फ्लोरिडा तुल्य जलवायु प्रदेश उसका भी लक्षण दिखाई दे रहा है, और उत्तरी भाग में आपके ये मानसूनी जलवायु प्रदेश भी आपको मिल रहे हैं। तो ये इसका जो दूसरा प्रांत है जो कि नटाल प्रांत के रूप में जाना गया, या ये कह सकते हैं यहाँ पे बंदरगाहों का विकास काफ़ी ज़्यादा है, और इस वजह से यहाँ कॉस्टली रूप में जो होटल हैं ये इन सब का विकास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में किया गया है। चलिए बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं कि तीसरा प्रांत है जो कि दक्षिण अफ्रीका का काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि ड्रैकनबर्ग पर्वत के ठीक पश्चिम वाले
हिस्से में आपका पाया जाता है। इसे ऑरेंज फ्री स्टेट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ जो ऑरेंज की बात करें तो ऑरेंज नाम की एक रिवर है जो कि इस क्षेत्र में प्रवाहित हो रही है, या ये कह सकते हैं कि इसी ऑरेंज के नाम पर ही इसका ऑरेंज फ्री स्टेट नाम ये पड़ गया है। ऑरेंज की बात करें तो ये दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी के रूप में आपके जानी जाती है। और इसकी जो ओरिजिन की बात है तो हाई वेल्ड जो क्षेत्र है वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। ऑरेंज फ्री जो स्टेट है इसका जो विस्तार, इसमें एक इसी की सहायक नदी है उसका वाल नदी। तो इस प्रकार जो ये स्टेट है ऑरेंज नदी और वाल नदी दोनों के बीच के दोआ वाले क्षेत्र के रूप में ये आपका ये विस्तृत है। तो ये आपका हाई वेल्ड का जो उत्तर वाला क्षेत्र है आपका हाई वेल्ड, जो कि घास के रूप में आपका विस्तृत है। तो इसके उत्तरी भाग में हाई वेल्ड पार्ट है, और वहीं पे बच्चों ये मुख्यतः जो ओरिजिन हो रही है ऑरेंज नदी। तो इस प्रकार ये ऑरेंज नदी हाई वेल्ड से होते हुए मिडल वेल्ड के बीच में प्रवाहित होती है। और इसी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण किम्बरले की खान है ना, किम्बरले की खान पाई जाती है, या ये कह सकते हैं कि यह नदी किम्बरले के खान वाले क्षेत्र से हो करके गुजरती है। और उसी किम्बरले के पास में ही इसी की जो सहायक नदी है वाल नदी आ करके इसमें मिल जा रही है। तो क्वेश्चन भी आता है इससे रिलेटेड कि किम्बरले की खान किस स्टेट में पाई जाती है, तो उत्तर आप आसानी से इसका दे सकते हैं कि सर इसका जो विस्तार है वो ऑरेंज फ्री स्टेट, जहाँ पर वाल नदी और दूसरा आपका इसकी जो मुख्य नदी है ऑरेंज नदी, उसी क्षेत्र में आपका ये विस्तृत है, जहाँ पे भारी मात्रा में अफ्रीका में सोने का खनन किया जाता है। तो ये क्षेत्र काफ़ी कीमती भी है, महत्वपूर्ण भी है। और सोने की नहीं, हीरे की खान, किम्बरले की खान किसके लिए आपका हीरे की खान के लिए जाना जाता है। और हीरा जो मुख्य रूप से है इसी क्षेत्र में आपका ये पाया भी जाता है। ये ट्रांसवाल रिमेनिंग जो बच जाता है इसका उत्तर वाला ये क्षेत्र है, यही आपका है ट्रांसवाल प्रांत है। यहाँ का जो सबसे डेवलप प्रांत अगर बात करें तो यही आपको मिलता है ट्रांसवाल प्रांत। ठीक, इस क्षेत्र में आपका जोहान्सबर्ग क्षेत्र है, जोहान्सबर्ग। और जोहान्सबर्ग किसके लिए जाना जाता है, ये गोल्ड के लिए, यानी यहां पर आपके सोने की खान है सब। किसके लिए है, सोने की खान। कहां पे है, जोहान्सबर्ग में। ट्रांसवाल का जो उत्तर वाला जो भाग है जहाँ पे हाई वेल्ड घास का मैदानी क्षेत्र है, वहीं पर बच्चों एक सबसे महत्वपूर्ण जो खान पाई जाती है विटरवाटरसरैंड, काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि क्वेश्चन काफ़ी आया हुआ है। तो उत्तर क्या होगा, विटरवाटरसरैंड। किसके लिए है ये, आपका सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। तो जोहान्सबर्ग जो एरिया है वो यहीं पर आपका ये विस्तृत है ये। और ये हाई वेल्ड के 1/3 क्षेत्र पर पूरा का पूरा इसका विस्तार पाया जाता है। वर्तमान समय में यहाँ विटरवाटरसरैंड में भारी मात्रा में सोने की कमी आई है, इस वजह से यहाँ पे दूसरी जो सोने की खान खोजी गई है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जर्मिस्टन है ना। एक है आपका जर्मिस्टन और दूसरा आपका स्प्रिंग, दो महत्वपूर्ण यहाँ पे सोने की खान और जो खोजी गई हैं, और इससे भारी मात्रा में यहाँ पर सोने का उत्पादन किया जा रहा है।
तो इस तरह से यहाँ पे 3 हैं, जर्मिस्टन, स्प्रिंग, विटर्स रैंड है। ये 3 प्रमुख यहाँ पे सोने की खान के रूप में विस्तृत है। यहाँ की अगर बात करें तो ये इस तरह से क्या है, सबसे ज़्यादा डेवलप कंट्री है जो कि सोने के भंडार के लिए ये प्रसिद्ध है। ये तो इसकी मूल विशेषताएं हैं। ठीक, तो इस प्रकार ये आपके 4 प्रांत हो गए, और 4 प्रांत में सबसे बड़ा प्रांत आपका कौन सा होगा? केप ऑफ गुड होप। और कैसा है? सबसे डेवलप है। नटाल प्रांत और ऑरेंज फ्री स्टेट है, ये ड्रैकनबर्ग पर्वत के द्वारा ये विभाजित हो रहे हैं। ठीक।